अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। कोई आखिरी बात? क्या क्या की थी आखिरी बात मैंने? ये नहीं बात की थी कि जबान और हाथ से महफूज रहें हैं? है जी 28 है। ठीक 29 ही है। अच्छा, ये दीन इस्लाम है ना, ये दीन फितरत है। और दीन फितरत का मतलब आप ये समझ लें कि इसमें जो रूल्स हैं मेजॉरिटी मेजॉरिटी वो वही है जो हमारी जिंदगी के तरीकों से मैच करते हैं। यानी इसमें वो रूल्स हैं जो अगर हम फॉलो कर रहे होंगे, जैसे अगर आपको कॉलेज वाले ये रूल बना के देते कि आपको ना छत से उल्टा लटका के पढ़ाया जाएगा, तो ये फितरत के मुताबिक रूल नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि तमीज से क्लास में बैठें, तो हाँ, ये फितरत के मुताबिक ही चीज है, तो इसलिए दीन फितरत है। आप किसी रश में चल रहे हैं, पब्लिक प्लेस है कोई, ये जैसे क्लास खत्म होती है, लोग, जबरदस्त मिसाल, क्लास खत्म होती है, लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो वो स्टूडेंट जो जान के, मतलब इरादतन धक्के देता हुआ और गोनियां मारता हुआ आ रहा है, तो वो तो आपको गलत लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर किसी ने बेदहानी के अंदर पांव पे पांव रख दिया या कोई बैग का कोना लग गया, तो आपको लगा है, यानी आपके पांव पे पांव आया है, तो कोई शिकायत एतराज नहीं है, होगा। वो कहे जी सॉरी गलती से हो गया था, तो फिर ठीक है, इट्स ओके है। वाकई है। अच्छा, अब चलें, डिपेंड करता है, इसकी भी सिचुएशन बनाते हैं। सिचुएशन ये है कि वो जो आपके पांव पे चढ़ गया है, तो उसको भी धक्का ही लगा था और आपको नजर आया है कि हाँ, उसको भी धक्का ही लगा था, तो और दूसरा वो आंखें बंद करके आ रहा था या बातें करता हुआ पीछे देखता हुआ आ रहा था, तो दूसरे में तो उसका सॉरी कहना काफी नहीं है ना। आपको गुस्सा इस बात पे है कि भाई सॉरी देख के तो चलो ना। तो ये जो दूसरे को तकलीफ पहुंचाना किसी भी तरह से, वो फिजिकल तकलीफ भी हो सकती है, कोई जो बातें हैं जिसको आप लोग हंसी मजाक या ऐसी कहते थे जी मैंने तो सच्ची बात की थी, बस दिल की उसको ठा लगी है, तो क्या मैंने तो सच्ची बात ही की थी। तो इस तरह से दूसरे को तकलीफ पहुंचाना इरादतन तो गलत है ही है। ये भी गड़बड़ है कि हम बेहतियाती में तकलीफ पहुंचाएं। इसमें क्यों गड़बड़ है? इसमें क्यों गड़बड़ है? बेहतियाती में हो गया, कोई नहीं, सॉरी, तो भी एहतियात करनी चाहिए थी ना, मतलब करनी चाहिए थी एहतियात। ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है ना, इसको बॉदर नहीं करते मोस्टली लोग, यानी पब्लिक प्लेस में चल रहे हैं, ये बॉदर नहीं कर रहे कि मेरे चलने बोलने से किसी को तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा, एक तो ये है कि आप अपने आप की जिंदगी का मुश्किल में डाल लें, यानी आप खड़े हो जाए कोने में कि मैं ऐसी चलूंगा तो कौम को तकलीफ होगी, तो सारी जिंदगी में खड़े होकर गुजार दें। लेकिन नहीं, चलो ना, जाना है, आपने भी जाना है, लेकिन इस चीज का एहतियात कर लें कि दूसरों को तकलीफ ना पहुंच रही हो। और वो दूसरों को तकलीफ आपके घूरने से भी होती है, आपके स्टेयर करने से भी दूसरों को तकलीफ पहुंचती है। बुखारी 31 नहीं, सिर्फ 11 सईदना अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसका इस्लाम अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके जबान और हाथ से मुसलमान सलामती में रहें। अच्छा, आप इसमें एक बात गौर करें, पैसिव वॉइस मुसलमान सलामती में रहें, मुसलमानों को सलामती में रखे नहीं, मुसलमान सलामती में रहें, तो वो भी चीज आ गई जो हम बेहतियाती में नुकसान पहुंचा रहे हैं।
एहतियात करनी चाहिए थी। तो इसलिए इस पे ज्यादा मोहतात हुआ करें कि पब्लिक प्लेस में चल रहे हैं, खासतौर पे ये जो क्लासेस के बाद क्लास से बाहर निकलना, सीढ़ियों से उतरना है, तो मोहतात होकर चला करें, किसी को धक्के लगना और किसी को मुश्किल में डालना, तो इसका ख्याल रखा गया। और इसी ज़मरे में एक और बात लड़कों के लिए कि जब आप मस्जिद में जाए ना और नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे हों, तो चप्पलों में एहतियात किया करें यार। यानी आपकी जो चप्पलें हैं ना, वो दूसरों की चप्पलों पर रोते हुए ना जाया करें, अच्छी बात नहीं है। इस पे एहतियात किया करें, नहीं एहतियात करते लोग हैं जी। मैंने ये कहा है कि जब आप बाहर निकलें तो अपनी चप्पल पहन ली, अब उसके बाद जब कदम बढ़ा के आगे चल रहे हैं तो कदम कहां पड़ रहे हैं, दूसरों की चप्पलों में पड़ रहे हैं ना, ये ना करें, ये कह रहा हूं। अपनी चप्पल चोरी हो जाए, अपनी चप्पल चोरी हो जाए तो किसी की नहीं पहन सकते, क्योंकि अगर अपनी चप्पल चोरी होगी तो किसी की चप्पल चोरी कर ले। नहीं, आपको सीरियसली सीरियसली घर से किसी को बुलवा लेना चाहिए या पैदल चले जाना चाहिए। इनपुट है और लॉस भी है, वर्क इन प्रोसेस कोई नहीं है जी। कर नहीं लिया था, शुरू किया था। मैंने अभी सिर्फ इतना बताया था कि नॉर्मल और एक्चुअल लॉस क्या होता है, ये बताया था, बस कर नहीं लिया था। नॉर्मल और एक्चुअल लॉस दोबारा बता रहा हूं। ओवरहेड्स वाले चैप्टर में हम मोस्टली बजटेड काम कर रहे थे, इसमें हम साल गुजार आए हुए हैं, महीना गुजर चुका हुआ है। जब महीना गुजर चुका है तो जितने किलो मटेरियल, अच्छा कभी मैं किलो का वर्ड यूज कर दूंगा, कभी लीटर कह दूंगा, कभी जस्ट यूनिट कह रहा हूंगा। यूनिट एक जनरल सा वर्ड है क्वांटिटी मेजर करने के लिए, ज्यादातर शायद किलो ही कहा करूं, लेकिन कभी यूनिट्स भी होगा। तो जितना मटेरियल की क्वांटिटी प्रोसेस में इन हुई थी, उसमें से कितने मशीन के अंदर सड़ गए, टूट गए, खराब हो गए, निकाल के फेंक दिए, एक्चुअल लॉस। नॉर्मल लॉस ये है कि जो पास प्रैक्टिस की बेस पे एक अंदाजा बनाया हुआ है, लेट से 10%, तो नॉर्मल लॉस ये है कि जितने यूनिट्स इस महीने मशीन में आए उनमें से 10% खराब हो जाने चाहिए थे, ये नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस और एक्सपेक्टेड लॉस एक ही बात है। एक्चुअल लॉस क्या है, जो एक्चुअली खराब हुए, और नॉर्मल या एक्सपेक्टेड लॉस जितने इनपुट हुए उनमें से कितने खराब होने चाहिए थे, तो वो नॉर्मल या एक्सपेक्टेड लॉस है। अब इसका करना क्या है, यानी ये सारी कहानी का एंड रिजल्ट क्या निकालें, तो इसको ना मैं 3 टुकड़ों में बांट रहा हूं, इसको 3 हिस्से कर रहा हूं। 2.1 कह देता हूं कि एक्चुअल लॉस इक्वल टू नॉर्मल लॉस। और मेरा ख्याल है शायद मैंने यहां नहीं कही थी बात, जब हम लॉस कह रहे हैं तो इसका मतलब वो सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, इतने रुपए का लॉस नहीं बात हो रही। यहां पर लॉस की मैं क्या बात कर रहा हूं, ये क्वांटिटी की बात हो रही है। कितने क्वांटिटी जो मटेरियल डाला था, कितने उसमें से जाया हो गए। जाया क्यों हो गए, मशीन के अंदर, जैसे वो कुकिंग से रिलेटेड बात कर रहा हूं कि जितनी क्वांटिटी दूध पानी डलेगा उतनी ही क्वांटिटी चाय बनेगी, नहीं इवेपोरेट होगा, ये जाया होना है। या कोई खाने की चीज पक रही है तो कुछ उस बर्तन में नीचे लग जाएगी, खराब हो जाएगी, चिपक जाएगी, उसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। या मशीन का जैसे जूस बन रहा होता है तो जूसर में से कुछ जूस डालते निकालते गिरेगा भी, या एक तरफ से दूसरी मशीन में शिफ्ट करते हुए गिरेगा, या पाइप्स में लगा रह जाएगा। तो लॉस उस क्वांटिटी के लॉस की बात हो रही है। जितना सोचा था उतना ही हुआ। अच्छा ये सोचा वाली बात ना मुझे कोई इतना मजा नहीं आया, मैं सही समझा नहीं पा रहा, मैं दोबारा बताता हूं। अगर जून का महीना है और इस जून के महीने में एक्चुअली 20,000 किलो मटेरियल इन हुआ, तो नॉर्मल लॉस का मतलब है कि हमने मई में सोचा था कि जून में इतना नुकसान होगा, है जी। मई में बैठ कर सोचा था कि अगले महीने इतना तो हमें से नुकसान हो ही जाएगा, हमारी किस्मत खराब है, इतना तो होना ही चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। जून में असल में जितने इनपुट हो गए, असल में इस इनपुट में से क्या, चलो जज़ाकल्लाह,
जितने जून में एक्चुअली इनपुट हुए, इस पूरा महीना गुजारने में ये 20,000 ऐसा है कि जून के शुरू में आए थे, 20 के 20 ठोंसे थे मशीन में, पूरा महीना पड़ा रहे? नहीं ना, 200 करके 100 करके मशीन में डलते थे, रखने के बाद आगे चले जाते थे। तो ये पूरे महीने का टोटल है। जून के महीने में टोटल जाया हुए 400 किलो। मशीन से बाहर कितने निकल गए कामयाब होके? ये कोई बात नहीं, कोई बात। ये 400 किलो असल में जाया हुए, एक्चुअल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब ये नहीं है कि हम मई में बैठे हुए ख्वाब देख रहे थे कि इतना नुकसान तो जून में होगा, ये नहीं है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस ये है कि जितना असल में इनपुट हुआ, इनमें से कितने जाया हो जाने चाहिए थे, ये नॉर्मल लॉस है। असल में कितने हो गए, एक्चुअल लॉस। यानी जो असल में इस महीने के दौरान मटेरियल इन हुआ था, मशीन में डला था, उसमें से कितने जाया हो जाने चाहिए थे। क्यों जाया हो जाने चाहिए थे? क्योंकि हमारी पास प्रैक्टिस है कि इतने तो जाया हो ही जाया करते हैं, तो उसको हम नॉर्मल लॉस कह रहे हैं। असल में भी जितने जाया हुए और जो सोचे थे वो बराबर है। ये मैंने 2.1 में कहा। इस सूरत में कॉस्ट पर यूनिट, कल तक क्या किया था? सारे खर्चे डिवाइडेड बाय जितने यूनिट्स बने ना, आउटपुट। लिखता हूं फॉर्मूला, लिखता हूं। एक प्रोसेस की नेचर ही यही है कि इसमें 1000 केजी मटेरियल इन होता है तो 100 किलो जाया होता ही होता है, तो जाके कहीं 900 किलो सालन पकता है। इतना किलो डालेंगे इवेपोरेट होके तो एंड रिजल्ट इतना मिलेगा। ये नॉर्मल है। और 18,000 रुपए का एक, नहीं सॉरी, 18,000 रुपए कॉस्ट के हमें 1000 किलो मशीन में डालने पड़ते हैं, तो कहीं जाके हमें 900 किलो आउटपुट मिलता है। 100 किलो जाया होता ही होता है। यानी कितने रुपए किलो मटेरियल लाना पड़ता है? 18 रुपए किलो ना। तो हमसे 1000 किलो डालते हैं तो 900 किलो मिलता है। अब ये जो 10 किलो, सॉरी 100 किलो जाया हो रहा है, ये इसी के लिए कुर्बान हो रहा है ना। इस 1000 किलो में ये 100 किलो भी है, यानी जो 100 किलो कुर्बान हो गया वो भी 18 रुपए का मिला ही हुआ था। अब अगर मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहूं तो 18,000 रुपए प्लस जो कन्वर्जन और आई, कितने से डिवाइड करूं? 900 से। इनके अंदर इन जाया हुए की कॉस्ट भी है ना, लेकिन मैं डिवाइड सिर्फ 900 पे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो 100 किलो इन्हीं के लिए कुर्बान हो रहे हैं। तो 900 किलो बनाने के लिए 1000 किलो डालना पड़ता है। यदि 100 किलो कुर्बान जरूरी है तो जाके 900 किलो बनेंगे। अगर हम 900 किलो इनपुट करेंगे तो फिर 900 नहीं मिलना। यानी इस 900 किलो बनाने के लिए 1000 किलो डालने पड़ेंगे। ये 100 किलो जाया होंगे तो ये बनेगा। तो इन पे आई कॉस्ट भी कौन अपने सर पे उठाएंगे? यही 900। यानी जो यूनिट्स जाया हुए होने बनते थे उनकी कॉस्ट भी न्यूमरेटर में लिखेंगे, न्यूमरेटर, लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ 900 आएंगे। ऐसा करने से क्या हो रहा है कि वो जो नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स हैं उनका आया खर्चा भी यही बियर कर रहे हैं। ये बात तो फार्मूला बनाते हैं, टोटल मटेरियल कॉस्ट प्लस टोटल कन्वर्जन कॉस्ट डिवाइडेड बाय, यहां लिखूंगा कुछ आउटपुट, यहां मैंने लिखना है कुछ अभी। सही, मैंने कोई बहुत नया फार्मूला नहीं बनाया, यही कर रहे थे कल परसों भी यही काम किया था कि जितना खर्चा डिवाइडेड बाय आउटपुट। लेकिन इतनी लंबी कहानी का मकसद मेरा यह था कि ये इसी के लिए कुर्बान हो रहे हैं, तो इनका खर्चा भी इसी पे डिवाइड होगा कि ये इन्हीं के लिए हुई कॉस्ट है। तो अगर ये मरते मरते कुछ 4 पैसे दे जाएं, कैसे दे जाएं 4 पैसे? हो सकता है बेच दें, तो इनको बेच के इनसे अगर कुछ रिकवर हो जाए, तो जब इसका वजन जो उठा रहा है, तो अगर ये कबाड़ियों को बेच के कुछ रिकवर हो जाए तो ऊपर से माइनस कर देते हैं ताकि नेट कॉस्ट इनके ऊपर बटे। तो मटेरियल कन्वर्जन और उनमें से माइनस नेट स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स।
अच्छा, नेट लिख के मैं एक चीज आपकी अकल पे, समझदारी पे अज्यूम करना चाहता हूं। नेट मतलब, हाँ, जैसे वो एनआरवी का कॉन्सेप्ट होता है ना कि इतने का बेचेंगे लेकिन कुछ खर्चा भी तो होगा, तो उसको मैंने इसलिए नेट कहा है। और एक और चीज अकल पे अज्यूम करूं ना करूं, चांस ले लूं, अगर इससे रिकवर कुछ नहीं होना, इसकी लाशें ठिकाने लगाने पे खर्चा ही खर्चा होना, तो फिर वो इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, सारे अकलमंद है। तो अगर जितना लॉस सोचा था उतना ही हुआ तो कॉस्ट पर यूनिट ऐसे निकलेंगे, यानी खर्चा सबका, लेकिन हम वो बांट रहे हैं सिर्फ जो बने। सिर्फ इन पे क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि वो जो कुर्बान हुए हैं वो इन्हीं के लिए कुर्बान हुए हैं, इसलिए उनका खर्चा नेट ऑफ उनकी रिकवरी आउटपुट पे डिवाइड। पूछा कुछ? खत्म करने के लिए? अच्छा अच्छा, हाँ। लॉस ज्यादा हो गया? हाँ, हमने वो जो यूनिट्स खराब हुए, जैसे वो 100 खराब हुए, उन 100 पे 2 रुपए और खर्च करके 10 रुपए का इसको हम कबाड़िए को बेच देंगे, तो यहां 8 × 100। लेकिन अगर, तो अब ये जो 2 है ये माइनस की बजाय ऐड हो जाएगा। एक्चुअल लॉस कितने रुपए लॉस हो जाएगा, कितने यूनिट लॉस हो जाएंगे? तो एक्चुअल लॉस या नॉर्मल लॉस, ये रुपए की बात हो रही है कि क्वांटिटी की बात हो रही है? क्वांटिटी की बात हो रही है। तो क्वांटिटी तो 100 सोचे थे, 100 ही हुए। अब उन जाया होने वालों पे ज्यादा चांस है कि रिकवर ही होगा, ज्यादा चांस तो यही है, तो जो रिकवरी होगी वो इसमें से नेट हो जाएगी। लेकिन अगर और पैसे लगाने पड़ गए तो वो भी तो इन्हीं के लिए है ना, तो वो इसमें ऐड हो जाएंगे। ये बता दूं, एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से हो गया ज्यादा। अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल से हो गया ज्यादा, इसी मिसाल पे आता हूं। अच्छा, मैं चूंकि समझाना ये मटेरियल चाह रहा हूं तो मैं भी फिलहाल कन्वर्जन को इग्नोर कर रहा हूं। ये जो 900 यूनिट्स बने की कॉस्ट हमें क्या पड़ी फिर? 18,000 डिवाइडेड बाय 920। ये भी पिछली बात ही लिखी है। अगर ऐसा होता कि जाया हो जाते 100 से ज्यादा, 160, इसमें से अगर नॉर्मल लॉस कंपेयर करें 100, तो उससे ज्यादा जाया हो रहे हैं। जितने ज्यादा जाया हो रहे हैं यानी नॉर्मल से ज्यादा हो रहे हैं, इसको कहा जाएगा एब नॉर्मल। तो अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल से ज्यादा है तो इसको कहते हैं एब नॉर्मल लॉस। इस ज्यादा हुए को एब नॉर्मल लॉस कहेंगे।
नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि करना क्या है, और उससे पहले समझाता हूं कि नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट ही क्यों बनाया गया है। अगर नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट ना हो तो आउटपुट कितने हुए? नॉर्मल लॉस नहीं सोचा हुआ तो 840 भाई। मैंने कहा है नॉर्मल लॉस अगर इग्नोर कर दें तो, यानी नॉर्मल लॉस क्या है? कोई हमने स्टैंडर्ड बनाया ही होगा ना। अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया हुआ तो कितने जाया हुए? 160। 840 बने। पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ी? 18,000 डिवाइडेड बाय 840। अच्छा चले 3। ये 20 से ज्यादा क्यों हो गई अब? क्योंकि कम आउटपुट आ सका तो पर किलो हमें महंगा पड़ गया। इतने रुपए लगा के जब हमें आउटपुट मिलेगा और कुछ लॉस होगा तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आएगी। ज्यादा लॉस हो गया और ज्यादा आ गई। क्यों ज्यादा आती जा रही है? क्योंकि खर्चा अब कम पे डिवाइड हो रहा है। बिजनेस को इस नुकसान होने वाले यूनिट्स का असर कॉस्ट पर यूनिट में बिल्ड करना है कि नहीं? आपसे नहीं पूछा, मैं बिजनेस का सवाल बता रहा हूं। अगर प्रोसेस में यूनिट्स खराब होने लग जाएं तो इसका असर क्या होगा? कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा निश्चित हो जाएगी ना। क्या इस नुकसान के जाया होने को कॉस्ट पर यूनिट में इनकॉर्पोरेट करना है कि नहीं? यह बिजनेस के नजर में सवाल है। इसकी एक मिसाल देता हूं, अगर समझ आए तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर देना। अम्मी ने सब्जी मंगवाई। अब वो जो बच्चा सब्जी लेके आया तो कितने रुपए किलो आलू है? 130-40 रुपए। अच्छा है, हाँ जी, कितने जी? 70 रुपए। चलो 70 रुपए आलू। अच्छा है, बस है 70 रुपए। तो जो 70 रुपए किलो आलू है, अब मां ने बच्चे को जितना मर्जी समझा लिया, उसने 10 रुपए जेब में डालने ही डालने, जो मर्जी समझा ले, है ना? हाँ। तो अब अम्मी जब उसको समझा समझा के थक जाएंगी तो वो अपने जहन में एक स्टैंडर्ड बना लेंगी कि आलू 80 रुपए किलो ही है ना? क्योंकि उनको ये यकीन आ गया कि भाई नुकसान मंगवाना भी इसी बच्चे से ही है और मजबूरी है कि इसने 10 रुपए बीच में मारने ही मारने। तो उन्होंने अपने इस नुकसान को नॉर्मल समझ लिया और उससे अपने जहन में जो एक कैलकुलेशन की हुई थी कि आलू कितने रुपए किलो है, उसको 70 की बजाय 80 कर दिया। यानी इस नॉर्मल होने वाले नुकसान को नॉर्मल समझते हुए कॉस्ट पर यूनिट ही ज्यादा मान ली, क्योंकि ये होना ही, जब भी इस बच्चे से आलू मंगवाएंगे तो 70 की जगह 80 का मिलना ही मिलना है। तो जब प्रोसेस में नुकसान होगा ही होगा, नेचर ही यह है कि नुकसान होता ही होता है। नुकसान से मुराद सेल माइनस एक्सपेंसेस नहीं, क्वांटिटी नुकसान की बात कर रहा हूं। तो फिर बिजनेसेस अपने आउटपुट की कॉस्ट के अंदर इस नुकसान को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। क्या मतलब इनकॉर्पोरेट कर लेंगे? कि वो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा लेंगे। अब जब इसका मूड हो तो 10 रुपए मार ले, कभी 16 रुपए, कभी 20 रुपए, तो अम्मी फिर बढ़ाती ही जाए? नहीं ना, उनको कोई लिमिट तो रखनी पड़ेगी। तो वो जो लिमिट रखनी पड़ेगी वो नॉर्मल है। उससे ऊपर अगर पैसे मार लिए तो फिर उसको मार पड़नी चाहिए। तो जिस हद तक लिमिट मान ली कि इतना होना ही होना है, उस हद तक तो पर यूनिट कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट होगा, उससे ज्यादा वाला इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। तो नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट ही यह है कि प्रोसेस के अंदर यूनिट्स जाया हुआ ही करते हैं और पर यूनिट कॉस्ट चेंज होगी। ज्यादा यूनिट्स खराब होंगे तो उस महीने में पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाया करेगी, कम यूनिट्स खराब होंगे तो कम होया करेगी। तो बिजनेस ने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि इतना तो जाया होना ही होना है, और हम पर यूनिट कॉस्ट, सबसे बात कर रहा हूं, पर यूनिट कॉस्ट यार, जब इतनी कंसंट्रेशन से पढ़ा रहा होता हूं तो बात सुना करें। अब जब मुझे अजीब अजीब हरकतें करते लोग नजर आएंगे, आपस में दोस्तों से मजाक करते, तो कंसंट्रेशन खराब होती। पता नहीं मैं क्या बता रहा था। जी, ये जो प्रोसेस में लॉस हो रहा है, यानी यूनिट्स खराब हो जाते हैं, जितने ज्यादा यूनिट्स खराब हुआ करेंगे यानी कम बना करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आ जाया करेगी। कभी कम खराब होंगे
तो पर यूनिट कम कम आ जाया करेगी। लेकिन इसको स्टेबल करने के लिए बिजनेस एक स्टैंडर्ड मान लेगा कि इतना तो समझो होना ही होना है नुकसान, 10 रुपए तो बच्चे ने पर किलो मारना ही है। ये स्टैंडर्ड सेट कर लिया, इसको कहेंगे नॉर्मल लॉस। क्यों सेट किया गया है ये, और इसका इस्तेमाल क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करना है। इस मिसाल में उतना ही नुकसान हुआ जितना होना चाहिए था, पर यूनिट कॉस्ट 20 रुपए। लेकिन अगर ज्यादा नुकसान हो गया तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई। अब जब ज्यादा नुकसान हो गया, जबकि हम अपनी पर यूनिट कॉस्ट में सिर्फ उतना नुकसान इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं जितना नॉर्मल था, क्योंकि नॉर्मल लॉस डिजिट बनाया ही क्यों था, यह सोची ही क्यों थी बात नॉर्मल लॉस की, कि पर यूनिट कॉस्ट में इतने को इनकॉर्पोरेट किया करेंगे। तो अगर ज्यादा लॉस हो गया तो उस ज्यादा को कहेंगे एबनॉर्मल लॉस, और इसको हैंडल ऐसे करेंगे कि डिवाइडेड बाय 840 की बजाय 900 करेंगे। इनको मैं सिर्फ अलग अलग एक वजह से लिख के दिखा रहा हूं। आंसर क्या आएगा, 20। अब हम इसको ऐसे कहेंगे कि 20 रुपए वाले 900 में से 840 किलो इज्जत के साथ अगले प्रोसेस में चले गए, जिनकी कॉस्ट 20 रुपए पर किलो थी, और जो 60 किलो थे उनकी भी कॉस्ट 20 रुपए किलो थी, वो अपनी कॉस्ट को लेके कूड़े में चले गए। P&L। दोबारा, नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट ही बिजनेस ने इसलिए बनाया है ताकि कितने लॉस को पर यूनिट कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट करना है। अच्छा, अगर आपको मेरी कुछ भी बात समझ नहीं आ रही ना, जो फार्मूला यहां लिखूंगा करना तो वैसे ही है, ठीक है, करना वैसे ही है। जितना लॉस हमने नॉर्मल सोचा हुआ है वो इसलिए नॉर्मल सोचा जाता है। नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट दरियाफ्त ही इसलिए हुआ है ताकि, नींद आ रही है, ताकि पर कॉस्ट में हमने कितने लॉस को इनकॉर्पोरेट करना है, यानी जितने मर्जी सब्जी मंगवा लें इतने रुपए तो बच्चे ने मारने ही मारने हैं, ये नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट है। तो नॉर्मल लॉस 100 किलो इसलिए बनाया गया था कि इतने किलो तक का नुकसान पर यूनिट कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट होना है। लेकिन अगर नुकसान हो गया ज्यादा तो पर यूनिट कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, तो अगर पर यूनिट कॉस्ट बढ़ा ही देनी थी तो नॉर्मल लॉस का फायदा ही क्या। तो हम कैलकुलेशन ऐसे करेंगे कि डिनोमिनेटर में 840 की बजाय पूरा 900 लिखेंगे, और अब उस 20 रुपए की इंटरप्रिटेशन ये होगी कि 20 रुपए ही किलो कॉस्ट 840 यूनिट्स यहां से आउट होके अगले प्रोसेस में चले गए, और 20 रुपए किलो वाले ही 60 किलो खराब हो गए और उनको हमने फेंक दिया, ताकि हम जो काम के हैं वो अपनी कॉस्ट इज्जत के साथ लेके अगले प्रोसेस में चले जाएं, और जो खराब हो रहे हैं उनको भी कहीं ये तुम्हारी कॉस्ट है, वो अपनी कॉस्ट लेके P&L में जाए, यानी उनको भी कोई कॉस्ट अलॉट हो रही है। यहां पर इन 100 किलो को कॉस्ट अलॉट हो रही है, क्यों नहीं, क्योंकि उनकी कुर्बानी इसके लिए। अब जो कोई 100 किलो की कुर्बानी होगी तो 900 किलो बनेंगे, तो इनकी कॉस्ट इन पे बंटनी चाहिए। लेकिन जो 60 हमारी नाहली की वजह से फालतू जाया हो रहे हैं उनकी कॉस्ट इन पे क्यों बंटे। तो जो अच्छे बन गए और आगे चले गए वो भी 20 रुपए वाले, और जो एबनॉर्मली खराब हो गए वो भी 20 रुपए वाले, उनको भी कॉस्ट अलॉट हुई है, और वो अब हमारा एक एक्सपेंस कहलाएंगे। तो इसका फार्मूले में फिर ये हल करने लगा हूं कि डिनोमिनेटर में क्या लिखूं, 840 फिर प्लस एबनॉर्मल लॉस। और ये करने का कॉन्सेप्ट दोबारा बता रहा हूं ताकि हमारी पर यूनिट कॉस्ट ऐसे आए कि जैसे कितना लॉस हुआ जितना होना चाहिए था नॉर्मल। इसलिए ऊपर माइनस क्या करूं, स्क्रैप वैल्यू ऑफ, अभी भी 100 यूनिट ही या अब 160, अभी भी 100 ही। इस पर यूनिट कॉस्ट को हमने नॉर्मल एबनॉर्मल का नाम ही इसलिए बनाया था कि पर यूनिट कॉस्ट किस हिसाब से निकले, जितना नॉर्मल लॉस हुआ, इसलिए ऊपर नॉर्मल लॉस ही आएगी। और वो जो 60 एक्स्ट्रा खराब हो गए उनकी पर यूनिट कॉस्ट भी यही है, और अब वो अपनी कॉस्ट लेके P&L में एक्सपेंस बना दिए जाएंगे। जो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं वो अपनी कॉस्ट, हां उनसे कुछ तो रिकवरी हो ही रही होगी, तो नेट ऑफ उनकी रिकवरी वैल्यू एक्सपेंस बन जाएगी। देखें, अगर किसी एक साल में बिजनेस का अंदाजा था कि 10% लॉस होगा,
और उनको उस साल में रियलाइज हुआ कि नहीं, हमें ये नॉर्मल की चेंज करनी चाहिए, तो अगले साल से रिवाइज कर लेंगे। जी ये नॉर्मल है, जितना सोचा था अपने अंदाजे के मुताबिक उसी को ही अगर हम कायम रखना चाह रहे हैं तो वो नॉर्मल है, और जो उससे ज्यादा हो रहा है वो एबनॉर्मल है। अब चाहे वो ज्यादा इसलिए हो रहा है कि मशीन खराब हो गई, चाहे ज्यादा इसलिए हो रहा है कि वर्कर्स ने ठीक काम नहीं किया, जिस भी वजह से हो रहा है, जो ज्यादा हो रहा है वो एबनॉर्मल है। हाँ आप ये भी कह सकते हैं कि ये वॉइड हो सकता था, नहीं हुआ, ये एबनॉर्मल है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। देखें, एवॉइड हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सोचने की बजाय आप ये समझ लें कि जो प्रोडक्शन का प्रोसीजर है, जो उसका नेचर है, उस जैसे चाय बननी है, अब अगर 4 कप डाल के चाय बीच में से 3 कप निकल रही है तो वो 1 कप अवॉइड हो सकता था? नहीं, वो उस प्रोसेस की नेचर ही ऐसी है कि एवेपोरेट होना ही होना है, तो उसको हम नॉर्मल ले रहे हैं। हाँ अब वर्कर की बेहतियाती की वजह से उसने सही मशीनरी में काम नहीं किया या मशीनरी सही नहीं थी, तो जितना जाया होना चाहिए था उससे ज्यादा जाया होगा, वो एबनॉर्मल है। इसको आप इससे लिंक रखेंगे ना कि अवॉइड हो सकता था, नहीं हुआ, तो मुश्किल है याद रखना। अच्छा इसको ना अभी उस प्रोसेस मशीनों के अंदर ही रहे तो बेहतर है। जो एक्सटर्नल मसले हैं कि गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, जंग लग गई, उसको ना इस कॉन्सेप्ट में मिक्स करके मुश्किल में डालेंगे। इसलिए मशीनों के अंदर ही रहते हैं हम, कि मशीन के अंदर प्रोसेस 1 में जितने यूनिट्स इन हुए थे, कितने जाया हुए, कितने जाया होने चाहिए थे, अभी यहां तक रह ले। हाँ जी, थोड़ा जल्दी है ये सवाल। नहीं, रिपेयर करके क्या हो जाए? ये पूछ रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? ऐसा हो नहीं सकता, वो तो हम उसको कोई और ही चीज बना रहे होंगे ना। मतलब एक बिल्कुल ही खराब चीज है, उसको रिपेयर करके या तो उसको बिल्कुल पहले जैसा बना रहे होंगे, तो ये और चीज है, इसको रीवर्क कह के मैं इस चैप्टर में आगे चल के पढ़ाऊंगा। वो रीवर्क कॉस्ट है, वो डिफरेंट चीज है। ये है बिल्कुल खराब था, कबाड़ियों को बेच रहे थे, उस बेचने के लिए भी थोड़े बहुत खर्चे हो रहे थे, तो वो नेट स्क्रैप वैल्यू। ये नोटेड, सवाल लिखें। अच्छा ये बातें अगर ऊपर से जा रही है ना, तो दिल बुरा नहीं करना, कोई बात नहीं, ये हल्की आंच पे पकती रहेंगी आस्ता आस्ता। ये कोई बड़ा मसला नहीं था कि अगर आपको बात समझ नहीं आई तो पूरी कॉस्ट ही समझ नहीं आएगी, नहीं, चिल। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हाँ जी सवाल लिखवा रहा हूं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ जून। Following information relates to process 1 for the month of June. Direct material cost. Direct material cost 180,000, 1,80,000, और इसके साथ ब्रैकेट में लिखिएगा 12,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स। ये क्या चीज बताई मैंने? ये इनपुट क्वांटिटी बताई है, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट इनकर होने का मतलब है मटेरियल को प्रोसेस में डालना, तो ये इनपुट क्वांटिटी है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 240,000, 240,000। FOH 60,000, FOH 60,000। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट, 5% ऑफ इनपुट। एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस 900 यूनिट्स, 900 यूनिट्स। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स 7 रुपए,
₹7 पर यूनिट। आपसे रिक्वायर्ड है कॉस्ट पर यूनिट, और दूसरी रिक्वायरमेंट है अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस रिकॉग्नाइज्ड इन P&L। एक रिक्वायर्ड है कॉस्ट पर यूनिट और एक रिक्वायर्ड है अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस रिकॉग्नाइज्ड इन P&L। अच्छा, इस वीक में फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का टेस्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है? नो करना है, जुम्मे को दे दे, जिसने जुम्मे को देना जुम्मे को दे, जिसने हफ्ते को देना हफ्ते को दे दे। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का टेस्ट। ठीक ठीक। हाँ जी, डन। पता नहीं, देखता हूं। अच्छा, जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं इन्होंने फरमाइश की थी कि इनके भी नंबर बताने चाहिए, तो हाँ जी, मैं इनमें से भी जिन लोगों के पूरे पूरे नंबर थे टेस्ट 1 में वो भी बता देता हूँ। टेस्ट 1 इन्वेंटिवेशन वाला नतालिया आसिफ, गुलाम अली कंबो, ईमान फरीद, मोहम्मद ओन, अजलाल खान, अहमद शफीक, फजर यूसुफ और शायान नबील और महमा राशिद, रिदा फातिमा, अब्दुल्ला हुसैन, महानूर और हैदर अली शबीर। 19 में से 19। चलो भी ठीक है, शाबाश। कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल 180, कन्वर्जन 300 माइनस नॉर्मल लॉस कितना, कितने यूनिट्स? 600। 12,000 का 5%, 600 यूनिट्स। उन 600 यूनिट्स की रिकवरी वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअली बने कितने? 12,000 में से 900 गए, 11,100 प्लस एबनॉर्मल कितने? 300। और अगली कुछ क्लासेस में ना मैं आपको एक टेबुलर वर्किंग बताऊंगा जिसमें ये लॉस इस तरह जबानी कैलकुलेट नहीं हो रहा होगा, ये आएंगी आगे वर्किंग। अभी मैंने जबानी बता दिया बस। 600 दोबारा बता रहा हूं। इस इनपुट का 5% नॉर्मल है तो इसका 5% 600। एक्चुअली 900 जाया हुए तो 300 एबनॉर्मल है, ये वो 300 41 पॉइंट ले जी 74 47.74 बताएं पहले जिसने इसकी कैलकुलेशन में कुछ पूछना है। एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स? 300। इन 300 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी? 41.74। इन 300 यूनिट्स ने कबाड़िए को बिक के 7 रुपए दे जाने, तो ये जो नेट है 10422, इतने रुपए का एक्सपेंस बनेगा। ये खराब होने वाले यूनिट्स जो कि एबनॉर्मल हैं तो इनकी भी कॉस्ट है, इनको भी कॉस्ट अलॉट की है। नॉर्मल वालों को कोई कॉस्ट अलॉट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो इनके लिए कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन ये तो खुद नाअहली करके निकल रहे हैं बाहर, तो इनकी कॉस्ट है, उसको बिजनेस अपना एक्सपेंस बनाएगा। जितना खर्चा है माइनस जो रिकवरी हो रही है, ये नेट है जो बिजनेस अपना एक्सपेंस बनाएगा। तो अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा है यानी एबनॉर्मल लॉस है, तो कॉस्ट पर यूनिट ऐसे निकलेगी और जो एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट है वो एक्सपेंस बन जाएगी जी। 41.74 और 10,422 ओके
ये वाली कहानी दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि मैं आपको 2.3 बता सकूं। नॉर्मल लॉस का फिर सुन लें, नॉर्मल लॉस का ना कॉन्सेप्ट ही इसलिए बनाया गया है कि बिजनेस को यह तो समझ आ गई है कि नुकसान तो होना ही होना है। जब नुकसान होना, नुकसान होने से मुराद है क्वांटिटी खराब होनी ही होनी है, यानी जितना इनपुट करेंगे उतना आउट नहीं मिलेगा, खराब होना ही होना है। पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आनी आनी है। क्यों ज्यादा आनी है? क्योंकि खर्चा सारा है, जबकि डिवाइडेड बाय यूनिट्स वो हैं जो बस बन रहे हैं। अब कितना खर्चा नहीं, दोबारा लॉस जितनी क्वांटिटी खराब होगी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि खर्चा सारा है जबकि आउटपुट थोड़ा होता जा रहा है। अब ये तो बिजनेस ने मान लिया कि नुकसान होना ही होना है, यूनिट्स जितने डलेंगे कुछ खराब होने ही होने। क्यों खराब होने ही होने? क्योंकि उस प्रोसीजर की नेचर ही ऐसी है। अगर पकना है तो कुछ वेपोरेट होना ही होना है, अगर कटिंग होनी है तो कुछ ना कुछ गलत कट के पीस खराब होने ही होने हैं। प्रोसीजर की नेचर इस तरह की है। सबसे बात कर रहा हूं, सारे के सारे प्रोसीजर की नेचर ऐसी है कि कुछ क्वांटिटी जाया होनी ही होनी है। नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट यह है कि मैनेजमेंट कितने लॉस को नसीब मान चुकी, यानी मैनेजमेंट कितना मानने को तैयार है, ठीक है भाई इतना नुकसान तो होना ही होना है। यानी 70 रुपए किलो वाली सब्जी के पीछे अम्मी ने माइंड बना लिया है कि 80 रुपए होने ही होने, वो इतने को माइंड बनाने को तैयार है। ये नॉर्मल लॉस है। लेकिन अगर उससे ज्यादा नुकसान हो गया तो फिर वो उसको पर यूनिट खराब होने नहीं देगा बिजनेस। पर यूनिट कॉस्ट वैसे ही कैलकुलेट होगी कि कितना लॉस हुआ नॉर्मल, और अब उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि 20 रुपए पर यूनिट वाले इतने यूनिट्स अगले प्रोसेस में चले गए और इतने यूनिट्स खराब हो गए। इस सवाल की बात करें तो बिजनेस ने माइंड बना लिया था कि 12,000 में से 600 तो जाने ही जाने, और पर यूनिट कॉस्ट इसी हिसाब से वो निकालने को तैयार हो गए थे, लेकिन तो खराब हो गए। तो अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 11,100 लिख देते तो क्या नुकसान होता? पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आ जाती, यानी वो जो फालतू जाया हुए उनकी कॉस्ट भी यही बर्दाश्त कर रहे होते। तो नहीं, ऐसा नहीं करना, तभी तो नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट बनाया है। तो उसका तरीका पर यह है कि डिनोमिनेटर में इनके साथ इनको भी लेके आए, ये भी इतने पर यूनिट वाले हैं, ये भी इतने पर यूनिट वाले हैं, इतने यूनिट्स आगे प्रोसेस में चले जाएंगे और इतने यूनिट्स P&L में चले जाएंगे। ओके, ऊपर हमने माइनस रिकवरी वैल्यू पूरे 900 की क्यों नहीं की, सिर्फ 600 की क्यों की है? क्योंकि हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट ही ऐसे कर रहे हैं कि जैसे उतने ही जाया हुए जितने होने चाहिए थे। अब की बार बच्चा सब्जी लेने गया तो उसने 10 की बजाय सिर्फ 6 रुपए मारे, यानी 70 रुपए के ऊपर उसने 10 रुपए रखने की बजाय बस सिर्फ 6 रुपए रखे। तो अब अम्मी को 1 किलो आलू कितने कॉस्ट किए? 76। लेकिन वो तो माइंड बना चुकी हैं 80 का, वो तो 80 का माइंड बना चुकी हैं। तो ये जो 4 का नुकसान है, जो माइंड बनाया था उससे कम नुकसान हुआ, एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से कम हुआ। तो ये जो कम हुआ ना, इसको कहेंगे एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन टू 2.3 के एक्चुअल लॉस हुआ नॉर्मल से, जितना सोचा था उससे कम नुकसान हुआ। अस्सी जाया हुए, सोचे 100 थे, 80 जाया हुए। तो ये जो 20 जाया नहीं हुए इसको कहेंगे एबनॉर्मल गेन। जितने सोचे थे उससे कम जाया हुए तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन ये जो आज की खुशी है कि ये बच्चा सिर्फ 6 रुपए मार रहा है, ये कल नहीं करेगा। तो अम्मी अपना माइंड 80 रुपए पे ही रखेंगे, वो 76 पे नहीं लाएंगे, क्योंकि उनको पता 10 मारने ही मारने, इस दफा हो सकता है किसी वजह से उनसे कम मारे हो पैसे। तो पर यूनिट कॉस्ट को इस खुशी में कम नहीं कर लेना, उसको पूरा 80 रुपए किलो ही रखना है।
तो अब इस चीज को, यानी नुकसान 100 होना चाहिए था, 80 किलो नुकसान हुआ, पर यूनिट कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट कैसे करें? यहां 100 ही, यहां 900 ही रखेंगे। अच्छा 900 रखेंगे, बन तो 920 गए हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में हम कहेंगे नहीं 900 ही रखने हैं, तो 920 को मैं 900 कैसे बनाऊं? पर यूनिट कॉस्ट अभी भी वैसे ही आएगी कि कितने जाया हुए, जितने सोचे थे। तो इस बात को इस फॉर्मूले में बताएं कैसे इनकॉर्पोरेट कर लूं। माइनस एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स। और अभी आपको ये बात अच्छी लगेगी, सवाल के साथ समझाता हूं, अभी बस चुप करके लिख लें, सवाल के साथ समझाता हूं। ये इनकम बन रही होगी, ये बात अजीब लगेगी। इसको नेट ऑफ स्क्रैप वैल्यू करूं कि ना करूं? करना चाहिए। चलिए पहले लिख लें, ये है अब 2.3 2.3 है। चलिए देखते हैं ना, आनी तो चाहिए, ये सही है जो लिखा है, ये सही है, लेकिन क्यों है ऐसा वो सवाल के साथ समझाता हूं। जी जी, हाँ हाँ यहीं तक क्यों। अगर जो सोचा था उससे कम नुकसान हुआ, तो जो नुकसान नहीं हुआ उसको कहेंगे एबनॉर्मल गेन, और इस सूरत में कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी ऐसे। यहां पर अब भी क्या आएगा? नॉर्मल लॉस यूनिट्स, क्योंकि हम ये पर यूनिट कॉस्ट क्या सोच के निकाल रहे हैं कि उतने ही जाया हुए जितने होने चाहिए थे, यहां पर नॉर्मल लॉस यूनिट्स ही आएगा। ये नोट करें, फिर सवाल लिखें। हाँ जी, नोटेड। चलिए जी सवाल लिखें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ जून। जी जी जून। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 360,000, 3,60,000 रुपए। और इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए 4,000 यूनिट्स, 4,000 यूनिट्स। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 100,000, 1,00,000 रुपए। FOH 80,000, 80,000। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट, 10% ऑफ इनपुट। एक्चुअल लॉस 240 यूनिट्स, 240 यूनिट्स।
स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स 0 नहीं है। रिक्वायर्ड है कॉस्ट पर यूनिट और अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन रिकॉग्नाइज्ड इन P&L। कॉस्ट पर यूनिट बता दें और अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन रिकॉग्नाइज्ड इन P&L बता दें। हाँ जी, पर यूनिट कॉस्ट 150 बिल्कुल ठीक है। और अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन मटेरियल 360 प्लस 180 माइनस कुछ नहीं डिवाइडेड बाय 4000 में से जाया हुए 240 3760 माइनस नॉर्मल कितने जाया होने चाहिए थे 400, तो 160 एबनॉर्मल गेन है 150। अच्छा, हो सकता है जो लोग जाग रहे हैं हो सकता है उनको लगे कि जी ये तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं, हम नीचे लिखी 3600 ने नहीं 3600 कहां से आया। तो ये मैं किसी वजह से ही अलग लिखवा रहा हूं क्योंकि मैंने आगे चल के ना आपको इस तरह का फार्मूला नहीं एक टेबुलर फॉर्मेट बताना है, तो आपको फिर जहन में यही वाला ही याद हुआ हो कि एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स प्लस होते हैं और नॉर्मल गेन के। इसलिए याद कराने के लिए मैं अभी से ही ऐसा बता रहा हूं 150 और एबनॉर्मल गेन P&L में कितना जाएगा 160 यूनिट्स 24,000। सेम सवाल दोबारा करना है, सिर्फ एक चेंज कर रहा हूं। स्क्रैप वैल्यू बता रहा हूं अब ₹18 18 रुपए पर यूनिट 18 रुपए पर यूनिट। ₹18 पर यूनिट। हाँ जी, ऐसे ऐसे कर लेना आपने ऐसे। हाँ अभी सेम सवाल है, सिर्फ स्क्रैप वैल्यू बताइए मैंने 18 रुपए पर यूनिट। इधर क्या आएगा 400 इंटू 18 148 और P&L में क्या जाएगा 148 माइनस माइनस 18 208 कॉस्ट नेट ऑफ स्क्रैप
अब इसमें सवाल ये होना चाहिए कि क्यों। चलें, इस क्यों का जवाब दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।